गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप लोगों को अपनी कंटिन्यू क्लास दिखा रहे हैं, तो अभी इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में बात करते हैं, जो अपना वायुमंडल है उसकी लेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को माइंड में ये चीज सेट होनी चाहिए कि वायुमंडल है क्या, एटमॉस्फेयर है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिवर्स है। अगर मैं आप लोगों से एक नॉर्मल सी बात करता हूं, ये पूरा का पूरा मान लो आपके पास एक यूनिवर्स है। ठीक है, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत बड़ा यूनिवर्स है। ठीक है, इस यूनिवर्स के अंदर काफी गैलेक्सियां हैं, लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं। उन्हीं गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी अपनी है, अपनी अर्थ की गैलेक्सी एक, जिसका नाम मिल्की वे है, मंदाकिनी जिसको हम कहते हैं। तो मान लो ये एक गैलेक्सी है जिसका नाम मंदाकिनी है। इस गैलेक्सी के अंदर आपको सोलर सिस्टम मिलेगा, मतलब सौर मंडल मिलेगा इसके अंदर। उस सौर मंडल के अंदर आप लोगों को जो मिलेगा वो सन भी मिलेगा, और जितने भी आपको प्लेनेट है वो सारे के सारे मिलेंगे। तो हम जहां पे रहते हैं उस सौर मंडल के अंदर रहते हैं, हम सोलर सिस्टम के अंदर रहते हैं। उसी सोलर सिस्टम के अंदर अपनी एक अर्थ है, ये अपनी अर्थ है मान लो। तो ये अर्थ, इसके चारों तरफ यहां तक लगभग 10,000 किलोमीटर तक, लगभग 10,000 किलोमीटर तक आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से सिंपल सी बात कहता हूं कि वायुमंडल है क्या, तो वायुमंडल मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो अर्थ के चारों तरफ है। अर्थात अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो कि आपके पास ये, मान लो कि एक अर्थ है, मैं आप लोगों के सामने ये कह देता हूं, मान लो ये आपके पास क्या है, अर्थ। तो इसके चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, गैसों का मिश्रण है ये, और गैसों के मिश्रण को ही अपन ने वायुमंडल नाम दिया है, एटमॉस्फेयर नाम दिया है। तो ये जो आपके साथ आपको दिखाई दे रही है सारी की सारी गैसें, ये इस अर्थ से चिपकी हुई है। ड्यू टू ग्रेविटेशन लगा लो आप लोग, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा लो कि ये गैसें इसके साथ चिपकी हुई है। चंद्रमा पर आपका जो मून है ना, वहां पे आपको एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा, अर्थ के चारों तरफ ही एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग अगर चंद्रमा पर ऐसे बोलोगे ना, हाय विकास सर, तो आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं देगी। अभी आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, उसका सीधा सा कारण है क्योंकि जो आवाज होती है, जो साउंड होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एट प्रेजेंट हमारे पास गैस जो है वो एक मीडियम का काम कर रहा है, जिसके कारण आप लोग मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और वो गैस को ही आप एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अर्थ के ऊपर आप लोग आवाज सुनाई दे रही है, उसका कारण ये है कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। बट चंद्रमा पर ये नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने क्या बताया, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इसके अंदर नाइट्रोजन भी आपको मिलेगा, जो 78% मिलेगा आपको। 78% नाइट्रोजन है इस एटमॉस्फेयर के अंदर। इस एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरे नंबर पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, जो आपको लगभग 21% मिलेगी, 21% मिलेगी। तीसरे नंबर पर आपको इस एटमॉस्फेयर के अंदर आर्गन गैस मिलेगी, आर्गन, जो इनएक्टिव गैस होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी है, तब उसका आंसर आर्गन होता है। जो कितनी पाई जाती है, जो पाई जाती है 0.93% इस एटमॉस्फेयर के अंदर। इस एटमॉस्फेयर में आर्गन के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, CO2, जो मिलेगी आपको 0.03%। उसके बाद आपको इसमें वाटर वेपर मिलेंगे, बोले तो जल वाष्प मिलेंगे। जल वाष्प आपको 0 से लेके 4% के करीब मिल सकते हैं। तो जल वाष्प जो होता है वो वेरी करता है, मतलब किस जगह पे आप रह रहे हो। जैसे आप पोल के ऊपर चले जाओ, ध्रुव के ऊपर चले जाओ, तो आपको 0% मिलेगा।
वाटर वेपर। बट आप इक्वेटर पर चले जाओ तो इक्वेटर पर आपको जबरदस्त वाटर वेपर मिलेंगे। कारण वाटर वेपर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा, एवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वाटर वेपर भी ज्यादा होंगे। ध्रुवों के ऊपर, पोल के ऊपर टेम्परेचर कम पाया जाता है, इसलिए वहां पे वाटर वेपर 0% पाए जाएंगे। वाटर वेपर का मतलब सीधा सा है कि हवा के अंदर पानी की मात्रा। तो ये सारी की सारी गैसेज आपको इस एटमॉस्फेयर के अंदर मिलेगी, इस अर्थ के चारों तरफ मिलेगी। अब ये गैसेज धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो कम होती जाएगी। और मैं आप लोगों को कहता हूं कि 30 किलोमीटर के बाद आप जीवन नहीं जी सकते आगे जाके। हाइट पर जब आप 30 किलोमीटर के बाद जाओगे तो आप जीवन नहीं जी सकते, वहां पे जीवन संभव ही नहीं है। कारण है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो गैसेज जो है ना अपनी वो सारी की सारी कम हो जाएगी। और खासकर ऑक्सीजन 30 किलोमीटर तक ही मिलती है आपको। 30 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको किसी प्रकार से भी। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवन नहीं मिलेगा आपको। तो पहला पॉइंट तो याद रखना कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो गैसेज कम होती जाती है। बिल्कुल इस एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78% मिलती है। आपसे एक क्वेश्चन और आता है कि जब आप इनहेल करते हो, जब आप सांस लेते हो तो नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हो? तो 78% लेते हो आप नाइट्रोजन। और छोड़ते समय एक्सहेल करते हो तो भी 78 ही छोड़ते हो। मतलब नाइट्रोजन का आपका शरीर यूज ही नहीं करता। ऑक्सीजन आप 21% लेते हो लेकिन छोड़ते टाइम पे 16% छोड़ देते हो, 4% का यूज करते हैं बॉडी बस। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इनहेल करते हो और 4.5% छोड़ देते हो आप लोग। तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जब आप लोग भोजन करते हो तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब उसका डाइजेशन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बनती है, तो वो जुड़ के बाहर आ जाती है, 4.5 बन जाती है। समझ में आ गई बात यहां तक? अब ये आपकी लेयर है सारी की सारी, ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 0 से लेकर लगभग 12 किलोमीटर तक आपको जो लेयर देखने को मिलेगी वो सौरमंडल देखने को मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा। 0 से लेकर 12 किलोमीटर। समझ गए? बोलो हम समझ गए। बोलो जिंदगी हसीन है। उसके बाद आप लोग जब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जाते हो बच्चों तो 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक का जो हाइट है वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा, समताप मंडल जिसको हम कहते हैं। उसके बाद 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मेजोस्फेयर देखने को मिलेगा, मध्यमंडल देखने को मिलेगा। उसके बाद 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको थर्मोस्फेयर देखने को मिलेगा। और उसके बाद 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक जो चीज आपको देखने को मिलेगी उसको नहीं कहेंगे हम एक्सोस्फेयर। याद रखना आपसे एक क्वेश्चन आता है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम लाइटर गैस है, लाइटर हल्की गैस है। तो हल्की चीज ऊपर जाके रुकेगी या नीचे आएगी? ऊपर। इसका मतलब सबसे बाहर वाले मंडल के अंदर आपको जो गैस देखने को मिलेगी वो हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलेगी। ये बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हो। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं, बढ़िया नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं और जिंदगी नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, सुनना ध्यान से बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, मान लो आप लोगों ने कहा कि सर जो ट्रोपोस्फेयर है बोले तो सौरमंडल है। मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो आप लोगों को गैसें कम दिखाई देगी, कम होती जाएगी ऊपर। समझ गए? इसका मतलब आपका जो ये ट्रोपोस्फेयर है, ये जो आपका सौरमंडल है जिसको मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, ये आपको मान लो अर्थ है। तो इसकी हाइट जो है ना, अर्थ के ध्रुव से, पोल से लेके अगर इसकी हाइट में पूछूं ना तो ये 8 किलोमीटर बताओगे आप लोग पोल से। और अगर मैं इसकी इक्वेटर से इसकी लेंथ बताऊंगा ना तो ये लगभग आप 18 किलोमीटर तक बताओगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट पोल से कितनी है, 8 किलोमीटर, और ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर से हाइट कितनी है, 18 किलोमीटर तक है।
जितनी भी गैसेज है सारी की सारी, मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, आर्गन मिलेगी, डस्ट पार्टिकल, सब कुछ यहां पे मिलेगा आपको। ओके, बोलो ओके शक्तिमान। अब दूसरी बात समझना, प्रत्येक जब आप लोग 1000 मीटर जाते हो, प्रत्येक 1000 मीटर बोले तो प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाते हो ना हाइट के ऊपर, तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, डाउन पड़ जाता है। इसका मतलब ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कम। तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे आप सौरमंडल में ऊपर की साइड में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम। ये बात तो आप लोगों ने बोल दिया। अब एक चीज बताओ, मान लो ये इस अर्थ के ऊपर समुंदर है, ओके, अब समुंदर के ऊपर सूरज की किरणें गिरी, गिर गई, अब गिरने के बाद समुंदर का पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होके हल्का हो जाएगा, हल्का होके वेपर का रूप लेगा, वेपर का रूप लेके ऊपर उठेगा, ऊपर जैसे उठेगा तो यहां पे आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, जाता है कम। तो ऊपर कम होता जाएगा तो जो वाटर वेपर था, जो गैस था, उसने वापस किसका रूप ले लेगा, पानी का। उसी को अपन कंडेंसेशन बोला था। इसका मतलब जितने भी प्रोसेस होगी, बारिश वगैरह होगी, जितने भी बादल बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, जितनी भी आंधी आएगी, तूफान आएगा, वो सारा का सारा इस सिस्टम में पाएगा, आपको सौरमंडल में देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात और सुनो बच्चों, यहां पे दूसरी बात ये भी सीखने को मिलेगी कि इस सौरमंडल के अंदर आप लोगों को ना, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, आपको नाइट्रस मिलेगी, आपको मीथेन भी मिलेगी, आपको डस्ट पार्टिकल भी मिलेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना आपके पास, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन के बाद डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर, ये सारे के सारे ये चीजें मिलके ग्लोबल वार्मिंग करती है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे, ऊपर से सूरज की किरणें आएगी अर्थ के ऊपर, जब किरणें अर्थ के ऊपर आती है ना, तो और जब टकरा के वापस जाती है ना, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, डस्ट पार्टिकल, ये सारे की सारी उससे निकलने वाली हीट जो होती है ना, उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सारे के सारे क्या करेंगे, आपकी ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। ये बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई। उसके बाद आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं। आगे की तरफ मैं जब बढ़ूंगा तो आप लोगों को देखो ये दिखा दिया मैंने, ट्रोपोस्फेयर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। देखो ट्रोपोस्फेयर के बारे में जो बात मैंने बताई थी, ट्रोपो रीजन ऑफ मिक्सिंग, ट्रोपोस मिश्रण का क्षेत्र, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेज का एरिया। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी के सबसे करीब जो लेयर आपको देखने को मिलेगी उसका नाम क्या पाएगा, आपको ट्रोपोस्फेयर। दूसरी बात, ऑल वेदर फिनोमिना, रेन, स्टॉर्म्स, क्लाउड एटसेट्रा ओकर्स इन दिस लेयर। यही चीज तो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। दूसरी बात क्या बताया है, हाइट वेरिएशन एट पोल्स 8 किलोमीटर, यही बताई थी मैंने। पोल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर, और इक्वेटर से इसकी लेंथ कितनी है, 18 किलोमीटर। तो इस प्रकार एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी 13 किलोमीटर हाइट बन जाएगी इसकी, किसकी बच्चों, ट्रोपोस्फेयर की, फ्रॉम पोल एंड इक्वेटर। और दूसरा मैंने क्या बताया था, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर जाने पर आपका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है बच्चों, कम। तो इसका मतलब ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो आपको टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, कम। उसके बाद नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, उसके बाद आर्गन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.3036% आपको देखने को मिलेगी। समझ गए। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, तब इसका आंसर आप लोग दोगे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा योगदान देती है। दूसरे नंबर पर पूछेगा तो बता देना CH4 मीथेन, ये योगदान देती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई ना तो आपके नीचे वाले जो इलाके हैं ना,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह सारे के सारे पानी में डूब जाएंगे। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो CO2 बढ़ेगी, तो गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो जितने भी आपके ग्लेशियर वो सारे के सारे पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर नदियों के द्वारा बह के समुद्र में आ जाएंगे, समुद्र का लेवल ऊंचा हो जाएगा। तो जो तट वाले इलाके हैं ना, कोस्टल एरिया वाले, वो सारे के सारे पानी में जलमग्न हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को बचाना आप लोगों का परम धर्म कर्तव्य बनता है। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल भी आए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया, ये इसी को सेफ रखने के लिए लाए गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं, तो आगे की तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा ट्रोपोफेज। ट्रोपोफेज शोभ सीमा है, ये लगभग 1 से 3 किलोमीटर की बाउंड्री होती है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपको ना, ये मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर बताया था, तो ये वाली जो बाउंड्री है ना, इसी को कहा गया ट्रोपोफेज, शोभ सीमा। शोभ सीमा वह रेखा है जो शोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। मतलब ये वाली वो बाउंड्री है जो ऊपर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर एक दूसरे से अलग होती है, शोभ सीमा, और लगभग 1 से लेके 3 किलोमीटर के बीच में है ये। मैंने क्या बताया, 0 से लेके आपको 12 किलोमीटर तक तो ये आपको देखने को मिलेगी ट्रोपोस्फेयर, और 12 से लेके 50 किलोमीटर तक आपको जो देखने को मिलेगा वो स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा। एक चीज और देखना, 12 के बाद 3 और जोड़ दो, ये 3 में तो क्या आ गई आपकी ट्रोपोफेज आ गई। 3 के बाद 12 और 3 15 किलोमीटर हो गया। 15 से लेके 35 तक, ये 35, मतलब 15 से लेके 35, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसको कहते हैं ओजोन लेयर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ओजोन लेयर। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे थे प्रत्येक 1000 किलोमीटर के ऊपर, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो रहा था, कम। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, तो इसका मतलब ऊपर भी तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, बट बेटा यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है इस वाले मामले में, ओजोन लेयर में। समझना क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इस साइड से जब सूरज की किरणें आती है अर्थ के ऊपर, तो ये सूरज की किरणों को यहां पे जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सोख लेती है। इसके कारण अर्थ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रे नहीं आ पाती, अर्थ से निकलने वाली, सन से निकलने वाली। तो इसका मतलब ओजोन लेयर हमारी अर्थ को सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी अर्थ के ऊपर आ जाए तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, आपको मोतियाबिंद नाम की बीमारी हो जाएगी। इसका मतलब है ये ओजोन लेयर आपके अर्थ को, आपको मतलब सूर्य से निकलने वाली रे से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। लेकिन आजकल आप लोग जो एयर कंडीशनर यूज कर रहे हो, बोले तो एसी यूज कर रहे हो, जो भी आप लोग फ्रीज यूज कर रहे हो, उसमें से फिर एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस मीथेन गैस को खत्म कर रही है, इसके अंदर छेद कर रही है। और अगर इसी गति से CFC आप लोग यूज करते रहे तो ये पूरी की पूरी ओजोन लेयर को खत्म कर देगी, और अगर ओजोन लेयर खत्म हो गई तो सूरज से निकलने वाली रे अर्थ के ऊपर आ जाएगी, अल्ट्रावायलेट, और इंसान मरने लग जाएंगे। समझे कितनी जरूरी है ये आपको ओजोन लेयर। इसका मतलब अगर ये यहां पे टेम्परेचर, ये जो रे है उसको अब अगर अब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलना चाहिए या कम, ज्यादा। इसलिए यहां पे टेम्परेचर क्या मिलेगा, ज्यादा। और वैसे प्रत्येक 1000 मीटर पे टेम्परेचर क्या मिल रहा था, कम। बस इसमें टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, उसके बाद फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 80 किलोमीटर वाला जो एरिया ना, ये तो 50 हो गया, 50 के बाद जो 80 वाला है, ये वाला 80 वाला जो अपन ने क्या बताया था, मीजोस्फेयर, पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर का सबसे कम टेम्परेचर इस 80 वाली लाइन पे मिलेगा आपको यहां पे, और टेम्परेचर मिलेगा -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मिलेगा यहां पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर कहां पे देखने को मिलता है, तो आपको आइनोस्पेस में, मेजोस्फेयर में देखने को मिलेगा।
कारण, क्योंकि कारण क्या, ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, गैस से कम होती जाएगी, डेंस होएगी या रेयर होएगी गैस, रेयर, दूर दूर होएगी गैस से, तो सूरज की किरणें आराम से आएगी और चली जाएगी, चली जाएगी तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद दिखाता हूं आप लोगों को, देखो अब यहां से ये आप लोगों को देखो, ग्रीन हाउस गैस इज कीप्स अर्थ वार्म, मैंने बताया था ना, ग्रीन हाउस गैस आपकी अर्थ को गर्म रखती है बाय ट्रैपिंग हीट इन द एटमोस्फियर। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर, मैंने बताया था ना, सूरज की किरणें धरती के ऊपर आ तो जाती है, आके जब टकरा के वापिस जाती तो जो हीट बनती है ना, उस हीट को जाने नहीं देती, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपने में से हीट को जाने ना दे, तो हीट को वहीं पे रखेगी, वहीं पे रखेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का। वाटर कौन कौन सी है प्रमुख गैस, उसमें वाटर वेपर मैंने बता दिया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया मैंने आपको, मीथेन बता दिया मैंने आपको, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बोले तो N2O, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। एक होता है NO2, एक क्या होता है NO2, NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अगर ये गैस आप लोगों ने सूंघ ली ना, नाइट्रस ऑक्साइड अगर सूंघ ली ना, तो आपकी क्लास के अंदर कोई भी रोएगा नहीं, अस्थिर रहोगे, अस्थिर रहोगे, अस्थिर रहोगे। यह हंसाने वाली गैस होती नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ देखो, अगर आपसे कोई कहे ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस में, एक तो ऑप्शन दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक दे देगा CH4 मीथेन, मतलब एक तो क्या दे देगा CO2 दे देगा, एक दे देगा CH4, एक दे देगा वाटर वेपर, और एक दे देगा NO2, और पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं है, तो NO2 नहीं है, और अगर NO2 की जगह N2O दे देता तो वो थी। ये तो नाइट्रस ऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये वाली गैस जो होती है ना, वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अम्लीय वर्षा के लिए, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए होती है। तो कौन कौन सी होगी, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, और सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो SO2। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सारी, ग्रीन हाउस गैस। इसमें देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, मैंने बताया था ना, NO2 नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, बट नाइट्रोस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज द लाफिंग गैस, ये मैंने आपको बता ही दिया था, हंसाने वाली गैस कहलाती है। बताइएगा, यहां तक की बातें क्लियर हो गई, चाय पियोगे, जिंदगी हसीन है, आंधड़ी में पिएगा चाय। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूं मैं। ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये समताप मंडल है, हवाई जहाज इसी में उड़ाई जाती है। जो हवाई जहाज आप लोगों को उड़ती हुई दिखाई देती है, वो इसी में उड़ती हुई दिखाई देगी। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो 30 से 35 किलोमीटर जो ऊपर होती है, जो मतलब इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है 30 से 35, इसने 30 से 35 बता रखा था, और मैं आपको 15 से लेके 35 बता रहा था, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, तो ओजोन लेयर मिलेगी आपको, चाहे तो 30 से 35 दे सकता है, चाहे 15 से 35 देगा आपको, ठीक है। काम क्या उसका, अल्ट्रावायलेट रे को अब्सॉर्ब करने का। वहां पे टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। देखो अब, वाइल मूविंग अपवर्ड्स टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, ऊपर की ओर बढ़ते समय ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, गलत, इसके अंदर बढ़ेगा ओनली ओजोन लेयर के अंदर, वैसे तो टेम्परेचर ऊपर बढ़ने पर कम होता है, कितना 6.5 डिग्री कम हो जाता है 1 किलोमीटर जाने पर। जेट विमान इसी में उड़ते हैं, जितने भी जेट विमान होते हैं वो यहीं पे होते हैं। स्ट्रेटोफेज डिवाइड स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, मतलब एक स्ट्रेटो, जैसे जैसे सोम सीमा थी ना, उसी प्रकार समताप सीमा भी होती है, जो समताप मंडल को किससे अलग करेगी, इससे, मेसोस्फेयर से। और मेसोस्फेयर कितनी बताई मैंने, 85 किलोमीटर तक।
कहीं पे आपको 80 किलोमीटर देगा। देखो इसमें थोड़ी सी लेंथ ज्यादा दे रखी, तभी वो अपना 30 से 35 आ रहा था, और आपा किसके अनुसार चल रहे हैं, 80 किलोमीटर के अनुसार। ठीक है, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, मैंने बताया था ना 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 80 किलोमीटर के ऊपर सबसे कम टेम्परेचर मिलेगा, -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके अंदर क्या होगा, उल्का पिंड मध्य मंडल परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं। अब सुनना ये बात भी आप लोगों, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके ना मेट्रोरॉइड्स बर्न अप एंड मेसोस्फीयर, तो सुनना ध्यान से, जो आपका बृहस्पति ग्रह है ना, जुपिटर और जो मार्स है, उसके बीच में कुछ उल्का पिंड वगैरह घूमते रहते हैं। तो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण वो पृथ्वी की ओर आते हैं, बट इस मेसोस्फीयर के अंदर वो टकरा जाते हैं, और टकरा के वो फिर ऐसे लगते हैं, उसमें आग लग जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ऊपर की बढ़ते हैं तो समय ऊंचाई के साथ तापमान अब घटता है, मैंने बताया था ना 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। उसके बाद आपका आएगा थर्मोस्फीयर, इसने 80 से 400 दे रखा है, और हमने दे रखा था 80 से लेके 700 किलोमीटर तक का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर क्या होगा, आप लोग कई बार देखते हो ना, कई बार कभी सांस भी कभी बहू थी, अगर बंबई में चला हुआ है तो आप लोग अपने घर पे भी देख पा रहे हो, या क्रिकेट मैच अगर इंग्लैंड में चला हुआ है तो आप अपने इंडिया में भी देख पा रहे हो। उसका कारण यही है, थर्मोस्फीयर। यहां पे टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखो सौभ मंडल में तो टेम्परेचर कम, फिर समताप मंडल में आप उसमें गए, ओजोन में, उसमें टेम्परेचर बढ़ गया, फिर मेसोस्फीयर में टेम्परेचर सबसे कम हो गया -80। अब यहां पे अचानक टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है, कारण क्योंकि यहां पे आयन मिलते हैं, आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और उसके कारण हीट पैदा होती है आयनों के कारण, और हीट पैदा के कारण यहां पे गर्मी बन जाती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और ये आयन क्या करते हैं, जब इसके ऊपर रे पड़ती है ना, सैटेलाइट की जो रे पड़ेगी, उन रे को ये दूर दूर तक फैला देंगे। रेडियो जो वेव होती है, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, उन रेडियो वेव को ये फैला देते हैं आयंस, और फैलाने के कारण आप लोग ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्रिकेट मैच लाइव चला हुआ है वो अपने घर पे भी देख पाते हो। तो वो सब कुछ किसके कारण होता है, इस आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के कारण। इसी का दूसरा नाम होता है आयनोस्फीयर। इट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर, मैंने बता दिया ना हॉटेस्ट है, क्यों, क्योंकि यहां पे आयन होते हैं जिसके कारण हीट पैदा होती है। उसके बाद व्हाइल मूविंग अपवर्ड्स टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, ऊपर की ओर बढ़ते समय ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है इस लेयर में। वैसे ओवरऑल टेम्परेचर कम होता है 6.5, लेकिन इस लेयर में बढ़ता है, और आपकी ओजोन लेयर में भी बढ़ता था। उसके बाद इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, मैंने बताया था ना, आयन बोले तो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नोन एज आयंस, एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज आयनोस्फीयर। अभी बताया था मैंने ये पॉइंट आपको। इसमें विद्युतीय आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, और इसलिए इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। उसके बाद इसने क्या बताया है, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर दी जाती है, जिसके कारण आप लोगों को कोई भी चीज दिखाई देती है। यह है बरीमंडल। बरीमंडल बोले तो एक्सोस्फीयर, जितनी भी हल्की गैस पाएगी ना वो सारी की सारी यहीं पे मिलेगी आपको, मतलब हाइड्रोजन भी यहीं पे मिलेगा, हीलियम भी यहीं पे मिलेगा। इट इज द फिफ्थ एंड लास्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, यह वायुमंडल की पांचवी और अंतिम परत है, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है भैया, तो ये पूरा का पूरा एटमोस्फियर आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।